स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कूलम्स लॉ। ये करीब 10-12 क्लास तक चलेगा, डिपेंडिंग कि आप कितनी जल्दी इसका होमवर्क करते हो, कितने जल्दी इसके क्वेश्चंस को करते हो। इसमें अब खूब सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, हर क्लास में होंगे, तो कृपा करके जरा सामने ध्यान दीजिए। मैं टॉपिक एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, साथ साथ आप लिखेंगे, उसको पहले समझेंगे जैसे हमेशा करते हैं। मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिखेंगे। पहला जो टॉपिक है ये साथ साथ लिखिए, हेडिंग डालिए कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? अभी तक आपने पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, बट विद व्हाट स्ट्रेंथ यू डोंट नो। ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा रिपेल करते हैं, कम अट्रैक्ट करते हैं, कम रिपेल करते हैं, मन्ने ना बेरा, आई डोंट नो। कितना करते हैं वो हमें कैसे पता लगेगा, वो बताएगा कूलम्स लॉ। इट इज बेसिकली सिमिलर टू योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन भैया का गुरुत्वाकर्षण का लॉ पढ़ा है? क्या होता है? फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस। उसमें कौन सी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये पढ़ी है आपने। सिमिलर यहां पे है फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। लिखिए कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, साथ साथ लिखिए, अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, force of interaction, इंटरैक्शन मतलब अट्रैक्शन भी हो गई और रिपल्जन भी हो गई, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू charges, force of interaction between any two charges is directly proportional to the product of charges, is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. क्या बोला? फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, कितना दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square. So when you combine these two factors, what do you get? F proportional to Q1 Q2 by R square. क्या ये बात समझ में आती है? ऑनलाइन सब बच्चों को यहां तक बात समझ में आती है? अब 2 मिनट रुक जाइए, लिखने का काम आराम से होगा, पहले समझेंगे। अब इंग्लिश लिखवानी थी मैंने, वो लिख लिया आपने। बिटिया सामने ध्यान दो। सो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां पे वो जो कांस्टेंट है उसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। माइंड इट, ये जो K है ये आपका कैपिटल K नहीं है, ये K होता है स्मॉल K। कैपिटल K का कुछ और मतलब होता है, तो ये कैपिटल मत लिख देना। दिस इज अ स्मॉल K, स्मॉल लेटर्स में है। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या यहां तक बात समझ में आती है? इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो क्या बोला मैंने? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसमें K क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर? पक्का? अब इस k की वैल्यू क्या है? इस k की वैल्यू है, k जो है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। ये जो k की वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम in which charges are kept। जिस मीडियम पे डिपेंड करेगा, जिस मीडियम में चार्जेस रखे हैं। हर मीडियम के लिए k की वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे अब ग्रेविटेशन से कंपेयर करो, ग्रेविटेशन में मीडियम डिपेंडेंट नहीं था, कांस्टेंट कैपिटल G था। कैपिटल G को क्या बोलते थे? यूनिवर्सल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती थी, इसकी सेम नहीं रहेगी। मतलब दो चार्ज जब एयर में है, जो उनके बीच की फोर्स है, अगर उन दो चार्जेस को मैं कहां रख दूं, पानी में डाल दूं, तो उनकी फोर्स बदल जाएगी। डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, बट फोर्स चेंज हो जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो ये जो है फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो मीडियम पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट है? मीडियम पे। यहां तक बात समझ में आ गई? सो इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये ऐसे C बनाओ, बीच में लाइन मार दो, एप्सिलॉन वो बिलोंग्स टू वाला साइन, ठीक है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन नामक चीज है इसका नाम है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या चीज होता है? नाम से पकड़ो, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिशन। कोई मीडियम कितना इजीली अपने थ्रू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को पास होने देता है। ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, वो चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स के लिए जो इफेक्ट होगा वो इस मीडियम के थ्रू होके जाएगा। ये मीडियम कितना परमिट करता है, दैट इज एप्सिलॉन, उसको रेफर करता है। जितना कम परमिट करेगा एप्सिलॉन की उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। जितना उल्टा है, जितना कम परमिट करेगा उतनी एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी। अभी मैं वर्ड्स में लिखूंगा, डोंट वरी। जितना कम परमिट करेगा उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। अभी आपको रीजनिंग भी देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द परमिशन गिवन बाय द मीडियम to the flow of electrical effect through it। परमिट, परमिशन, किसकी परमिशन? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की परमिशन। मतलब अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन पे ध्यान दो, जितनी एप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा फोर्स होगी। क्या बोला मैंने? कितना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन पे। जितना एप्सिलॉन कम होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जाएगा, जितना एप्सिलॉन ज्यादा होगा उतना कम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये वैल्यू उल्टी है, बेसिकली रिवर्स रेफर कर रही है। समझ में आ गई? जैसे आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में पढ़ा था 11th, याद है? एटॉमिसिटी। जितनी ज्यादा एटॉमिसिटी होती थी उतना कम गामा की वैल्यू होती थी, CP/CV की। वैसे ही कुछ है यहां पे, जितना ज्यादा एप्सिलॉन होगा उतनी कम फोर्स परमिट करेगा वो, जितना कम एप्सिलॉन होगा उतनी ज्यादा फोर्स परमिट करेगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है,
अभी मैंने डायरेक्शन की बात ही नहीं की, आज मैं डायरेक्शन की बात करूंगा भी नहीं। मैंने पूरे कूलम्स लॉ को 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में जो कि अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, इसमें हम सिर्फ वैल्यूज को और कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, फॉर्मूलाज के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स करते हैं। अगले सेक्शन में हम इसके वेक्टर नोटेशंस की बात करेंगे, उससे अगले सेक्शन में हम इसमें इंटीग्रेशन डालेंगे और उसमें साथ में एसएचएम और वो सब भी डाल देंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ठीक, ये बात समझ में आई। यहां पे हमने क्या बोला, अगर हम बात करते हैं एयर की, वैक्यूम की या फ्री स्पेस की, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस, तीनों के लिए हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। नॉट लगा दे, गोली मार दे बीच में, सर्कल लगा दे, इसका मतलब क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एयर की, वैक्यूम की या फ्री स्पेस की। उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं के की बात करूं एयर के लिए, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व करके आता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट याद करना बहुत आसान है। यूनिट याद करने के लिए जुगाड़ सोचिए। आपको मैंने बोला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही है ना। तो K के यूनिट्स क्या हो गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसको उल्टा कर दो एप्सिलॉन के, कूलम की पावर -2 थी +2 हो गई, न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2। समझ में आई यहां तक बात, क्लियर। तो क्या मैंने बोला कि अगर दो चार्जेस एयर में हैं, अगर दो चार्जेस एयर में हैं तो फोर्स क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर दो चार्जेस किसी मीडियम में हैं तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मीडियम चेंज होने से फर्क सिर्फ किस पे आएगा, एप्सिलॉन पे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर। दोबारा मैंने क्या बोला, कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स कोई भी दो चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमेशा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइन करो, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम इन विच द चार्जेस आर केप्ट। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहलाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब कोई मीडियम कितना ज्यादा अपने थ्रू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को पास होने देता है उतनी कम हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू एयर के लिए या वैक्यूम बोल लो या फ्री स्पेस बोल लो, होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू डालोगे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, मतलब दो चार्जेस अगर एयर में है तो फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मीडियम में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, श्योर। एक छोटा सा पॉइंट, फिर उसके बाद आपको लिखने का टाइम देता हूं। हर मीडियम के लिए डिफरेंट होगी बेटा, वो 8.85 इंटू 10⁻12 सिर्फ एयर के लिए। अब डायमेंशंस अगर मैं निकालूं, डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन, नहीं बेटा, सिर्फ एयर की, सिर्फ एयर के लिए, बाकी गिवन कोई नहीं होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होता है, अभी आऊंगा अगले टॉपिक पे। तो एयर की याद होगी, बाकी सब निकल जाएंगे अपने, ठीक है। एप्सिलॉन की डायमेंशंस, एप्सिलॉन के यूनिट्स क्या थे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जरा ध्यान दो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम क्या होता है, करंट। कूलम क्या होता है, चार्ज। चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं, चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं, चार्ज के डायमेंशंस होते हैं AT, ये पता है ना आपको। चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं, AT। ए क्या है, एम्पियर। टी क्या है, टाइम। कहां से आया, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना हुआ, करंट इनटू टाइम। ये हो गए चार्ज के डायमेंशंस। तो बेसिकली अगर मैं इसको वैसे बोलूं तो ये हो जाएगा चार्ज का स्क्वायर, या छोड़ो वैसे लिख लो। तो चार्ज का कितना आया,
ये हुआ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चार्ज के हुए 80, इसका स्क्वायर न्यूटन m1l1t -2 पावर -1, और ये पर मीटर मतलब लेंथ, नो प्रॉब्लम। मीटर मतलब क्या हुआ? लेंथ। कंबाइन करो, कितना बचा? m-1 l-3 t4 a2। ये डायमेंशंस आ गए किसके? एप्सिलॉन के। क्लियर यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया? प्लीज यहां तक लिखिए, इफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। यहां तक कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत हो प्लीज बात कीजिए। एक ही बात है, एक ही है, एक ही है। हम वैक्यूम और एयर को एक ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि पार्ट हम थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, तो ये सब इंसुलेटर्स के लिए है। अगर कंडक्टर होता, कंडक्ट बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इसी फॉर्मूले से, अगर किसी का रह गया तो बाद में लिख लेना। इसी फॉर्मूले से हम चार्ज डिफाइन कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। सामने देखने के बेटा, चार्ज को डिफाइन करने का मतलब 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज के यूनिट्स, चार्ज के यूनिट्स, 2 यूनिट्स की हम बात करेंगे। एक एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होता है कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? कूलम। इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? 80, अभी जो पीछे देखा। सीजीएस यूनिट इसका होता है स्टैट कूलम। अब सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम है। कन्वर्जन फॉर्मूला 1 कूलम इज 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ये इनका कन्वर्जन फॉर्मूला है। 1 कूलम इज 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। कूलम को डिफाइन कैसे करते हैं? ध्यान देना, डेफिनेशन रट्टे नहीं मारनी होती, समझोगे याद हो जाएगी, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। डिफाइन करने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा F = K Q1 Q2/R²। तो अगर मैं Q1 को और Q2 को 1 कूलम रख दूं, डिस्टेंस रखू 1 मीटर एयर में, तो फोर्स आ जाएगी 9 × 10⁹ इंटू 1 × 1/1², मतलब 9 × 10⁹ यही आएगी ना। इसी को अपने शब्दों में पिरोना है। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? ध्यान दो, पहले मैं बोल रहा हूं, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा। जरा ध्यान दो, मैंने 1 कूलम को कैसे डिफाइन करूंगा? 1 कूलम को बोलूंगा 1 कूलम एक ऐसा चार्ज है जिसको उसी के जैसे चार्ज के सामने रख दूं 1 मीटर दूर हवा में, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्जन हो वो कितनी हो? 9 × 10⁹ न्यूटन। अब इसको अपनी लैंग्वेज में जैसे मर्जी बना लो। क्या बनाए? देखो डेफिनेशन क्या बनेगी। 1 कूलम is that much charge which when placed at a distance of 1 meter, which when placed at a distance of 1 meter from an equal and similar charge in air would repel it with a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। तो 1 कूलम एक ऐसा चार्ज है जिसको उसी के जैसे चार्ज के सामने 1 मीटर दूर हवा में रख दूं, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी वो कितनी हो जाएगी? 9 × 10⁹ न्यूटन। आप अपनी लैंग्वेज जैसे मर्जी बनाओ, बट ये कंटेंट सारा कवर होना चाहिए, ठीक है? रट्टे नहीं मारने होते डेफिनेशंस के। यहां तक समझ में आया? क्लियर? प्लीज फटाफट लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, अब इसको
एप्लीकेशंस कैसी बन सकती हैं क्वेश्चंस की, पहले इस पे बेस्ड बात करते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स तो एक अलग बात है, न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, इसके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, f इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, एक देगा, चार चीजों में से एक तीन गिवन होगी, चौथी निकालनी होगी। डू नॉट एक्सपेक्ट इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में, बड़े हो गए होगा, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन वाले अब नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बड़े हो गए हैं यहाँ पे, काफी बच्चे बड़े हो गए हैं यहाँ पे, कुछ छोटे रह गए कोई बात नहीं, पर काफी बड़े हो चुके हैं। अब कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, रीजनिंग वाले, सोचने वाले, ग्राफिकल क्वेश्चंस। जैसे सपोज करो मैं आपको ग्राफ बोलता हूं, सपोज करो मैंने बोला ग्राफ बनाओ बिटवीन फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। अब फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, सो फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से होगा कि नहीं होगा, मानते हो? क्या मैं यहां कुछ गलती कर रहा हूं? तो क्या हो गया, आर का इनवर्स प्रोपोर्शन में है, मतलब जबरदस्ती की गलती निकालनी है तुमने, है आर स्क्वायर का भी ऐसा ही होता है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का ऐसा ही ग्राफ बनता है। बट परंतु क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, मैंने बोला फोर्स और आर का ग्राफ बनाना है, फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा बना गया, मैंने चार्जेस को तो सोचा ही नहीं। अगर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब बोथ चार्जेस आर ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बात क्लियर? या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे, मतलब फोर्स इज रिपल्सिव, इजंट इट? और बाय कन्वेंशन रिपल्सिव फोर्स को लेते हो पॉजिटिव। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ वैलिड किसके लिए होगा, Q1 इंटू Q2 जब पॉजिटिव होगा। अगर Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 हो जाए, दो चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। इसका मतलब जो फोर्स होगी वो क्या होगी, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स को क्या लेते हो, नेगेटिव फोर्स। कहने का सिंपल सा भाव ये है, कहने का सिंपल सा भाव ये है कि अगर मैं थोड़ा रंगीन बना देता हूं इसको ताकि क्लैरिटी आए, अगर यही ग्राफ मुझे Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 के लिए बनाना है तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगी, ग्राफ ऐसा ही बनेगा बट इस क्वाड्रेंट में बनेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखो। फोर्स इज पॉजिटिव इफ द फोर्स इज रिपल्सिव, इट इज नेगेटिव if it is attractive, and it is inversely proportional to r square, so it means with the increase in distance it must decrease in value, it must decrease in value. So if it is positive it is decreasing in value, if it is negative also it is decreasing in value as you move along. समझ में आई बात, क्लियर? अच्छा, ये तो एक हो गया। एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, यही ग्राफ थोड़ा सा बदलते हैं। आपको बोला ग्राफ बिटवीन, अच्छा एक चीज मैं साफ आपको बता दूं भैया, जरूरी नहीं है यही आए पेपर में, किसी भी लॉजिक पे ग्राफ बनाने को आ सकता है। हम लोग, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि मैं सारे तरह के ग्राफ बनाऊं, बट पैटर्न सबके सिमिलर रहते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि ग्राफ में कब कौन सी चीज प्लस होगी, कब कौन सी चीज माइनस होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसा होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा हो सकता है, वो सब हमें आएगी। मैं हर टाइप का बना के जरूर दिखाऊंगा,
कभी ना कभी सारे टाइप के ग्राफ करेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि कोई ग्राफ हम मैग्नेटिज्म में करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाए, वहां का कंसेप्ट यहां यूज हो जाए, पैटर्न वही यूज हो। तो चीजों को प्लीज रट्टे मत मारिए कि ये ग्राफ होता है, ये ऐसा होता है। जैसे वो घोटे मारने की आदत होती है ना, एफ और आर का ग्राफ आएगा तो हमें ये बनाना है, आपको ये आना चाहिए क्यों बनाना है, क्या वेरिएशंस हो सकती हैं, ये सब चीजें आनी चाहिए। अच्छा, अब वो बताता हूं जो पेपर में आया था। पेपर में आया ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड 1/r, फोर्स एंड 1/r स्क्वायर का, फोर्स और 1/r स्क्वायर का। अब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। तो अगर मैं फोर्स वर्सेस 1/r स्क्वायर ग्राफ बनाऊंगा तो वो कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन। बुढ़िया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्या बना? स्ट्रेट लाइन, सीधी लकीर। अब इसमें भी वही खेल, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब यहां पे अगर मैं Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 लूंगा, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 लूंगा, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ऐसा ग्राफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। और अगर मैं Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 लेता हूं तो स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। अब आप मेरे को एक और बात का आंसर करो, छोटा सा। जो स्लोप है यहां पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 है। इस ग्राफ में, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में, इस ब्लडी ग्राफ में जो स्लोप होगा, स्लोप जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। एक मिनट पहले ये समझ ले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस है। मतलब अगर सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड 1/r स्क्वायर फॉर फॉलोइंग पेयर ऑफ चार्जेस। पहला पेयर आपको दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। दूसरा पेयर दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। ये दो पेयर दिए हुए हैं। ये क्या है? Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। ये कौन है? Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। अब इधर देखो, इसके स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप कितना हो गया? वैल्यू में 2। इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो, इसका स्लोप कितना हो गया? -15। बड़ी वैल्यू आ गई ना। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जरा ध्यान दो, ग्राफ कैसा बनेगा? एक का स्लोप होगा पॉजिटिव, ये किसके लिए बना दिया मैंने? 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। और दूसरे का स्लोप होगा नेगेटिव। नेगेटिव में बड़ा स्लोप, तो ये दिखना चाहिए कि ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। ये स्लोप इज मोर, इसका स्लोप इज लेस, और नीचे वाले का स्लोप इज मोर। ये क्लैरिटी से दिखना चाहिए। स्ट्रेट लाइन ही क्यों है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आप नोटिस करो, f एंड 1/r स्क्वायर का है, तो f इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये रहा y एक्सिस, ये रहा स्लोप, और ये रहा x एक्सिस। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन। ठीक है? पॉजिटिव फोर्स रिपल्सिव, नेगेटिव फोर्स अट्रैक्टिव। समझ में आ गई बात? अच्छे से क्लियर है? ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी 2-3 बार पूछा गया, और ये बोर्ड में भी आया हुआ है। ये कभी नहीं आया, हो सकता है इस बार आ जाए। यू आर द लकी वन। अब सिमिलर क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में, करंट कैरिंग कंडक्टर्स में, वहां पे ये सारे लॉजिक सिमिलर हैं। ध्यान क्या रखना है? फोर्स पॉजिटिव कब लोगे? जब फोर्स पॉजिटिव कब होगी? जब वो फोर्स क्या होगी? रिपल्सिव। फोर्स नेगेटिव कब होगी? जब वो क्या होगी? अट्रैक्टिव। समझ में आई बात? यहां तक अच्छे से क्लियर है?
प्लीज इतना लिखो पहले, इससे पहले का लिख चुके हो? ओके, प्लीज इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है, बात नहीं बेटे, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है, हेडिंग डालिए, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसका नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज है? देखो नाम पहला, पहले जो पढ़ा था एप्सिलॉन, वो क्या था? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये है रिलेटिव मतलब क्या होगा? किसी के कंपैरिजन में। तो किसके कंपैरिजन में? हमेशा एयर के। जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो होता है रिलेटिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रिलेटिव टर्म। सो सेम यहां पे है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज होता है? स्टेटमेंट लिखिए, पहली स्टेटमेंट, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of absolute electrical permittivity of medium to the absolute electrical permittivity of free space या एयर या वैक्यूम। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एप्सिलॉन आर से या फिर कैपिटल के से। ये कैपिटल के है, ये होता है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ऑफ एयर। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। ये क्या होता है? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहली स्टेटमेंट क्लियर है। इसकी दूसरी स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स हैं इसकी। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज the ratio of force between two charges, it is the ratio of force between two charges placed at certain distance apart, in air to the force between same two charges placed at same distance apart in medium। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर को हम दूसरी स्टेटमेंट बोलते हैं फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अब जरा ध्यान देना, अब 2 मिनट मत लिखना, समझना प्लीज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बोला फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, यही बोला, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। फोर्स का फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा?
1/4π Q1 Q2/r²। सो फोर्स इन एयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4π Q1 Q2/r² डिवाइडेड बाय 1/4π ऑफ मीडियम Q1 Q2/r²। सब कुछ कट जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना, Q1 Q2 कट गया, R कट गया, 4π से 4π कट गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला गया, न्यूमरेटर में। तो बेसिकली आप खुद नोटिस करो, आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बन गया, F0/Fm या फिर एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक ही बात है दोनों, इससे दो स्टेटमेंट्स बनी थी। समझ में आई बात? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज पे अटेंशन, लिखने का टाइम मिलेगा उसके बाद। अगर आप ध्यान दो, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब एप्सिलॉन ऑफ मीडियम कितना हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। आपको हर मीडियम के एप्सिलॉन की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा। अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन हो, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of medium is given, then we can find the value of absolute electrical permittivity of medium। एयर की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगी, मीडियम की परमिटिविटी। ये इस रिलेशन का काम हो गया। दूसरा रिलेशन जो बहुत काम आएगा, सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा, F0/Fm इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब फोर्स इन मीडियम कितना हो गया, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, उस मीडियम में फोर्स कम होगी कि नहीं? जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, उस मीडियम में फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इसका एक एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, फोर्स इन मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब फॉर एग्जांपल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 81। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 होती है, 80 पॉइंट कुछ होती है, किसी बुक में 80 लिखी है, किसी में 81 लिखी है। सो 81 है। मतलब फोर्स इन वाटर इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय 81। इट मींस इफ टू चार्जेस आर केप्ट इन वाटर, then the force between them will become 1/81 times the force when they were in air। मानते हो? एयर के कंपैरिजन में 80 गुना फोर्स कम हो गई। मतलब this makes water a polar solvent। पानी में कुछ भी डालो वो घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? क्योंकि वो फोर्सेस को कमजोर कर देता है, आयनिक बॉन्ड्स को वीक कर देता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स ही तो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। उस आयनिक बॉन्ड की फोर्स को वो 80 गुना कम कर देगा, तो डिसोसिएशन इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पोलर क्यों बोला? वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। ये पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आया है। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर? व्हाट इज द रेलेवेंस फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर? द रेलेवेंस इज इट मेक्स वाटर अ पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज force between ions, between charges in water becomes 81 times less
as compared to what it was in air. So dissociation becomes easier. इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप बनाते हो, अगर जैसे डेनियल सेल, लेक्लांची सेल, कोई भी बनाते हो, उसमें जो सॉल्यूशन यूज करते हो हमेशा डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट होने की वजह से जो सॉल्यूट होगा, जो सॉल्वेंट होगा, वो वाटर हो गया, मीडियम वाटर हो गया। तो वो क्या करेगा, वाटर मीडियम क्या करेगा, फोर्स को कम कर देगा, तो डिसोसिएशन आयंस में इजी हो जाएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं सब में आप डाइल्यूट सॉल्यूशंस यूज करते हो। ये सब चीजें आपसे वाइवा में पूछी जाती हैं स्कूल में। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया बेटा? तो ये था हमारा इंट्रो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अगली क्लास में कंटिन्यू रहेगा। मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी और कराऊंगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।